हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने एंशिएंट हिस्ट्री के प्री हिस्टोरिक पीरियड का प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में देखा था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, और प्री हिस्टोरिक पीरियड्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। स्टोन एज, दूसरा चाल्कोलिथिक एज एंड तीसरा ब्रॉन्ज एज। ठीक है, और हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था, जिसे हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आज हम नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। नियोलिथिक एज, सबसे पहले इसके टाइम पीरियड को देखते हैं कि ये कब से कब तक का पीरियड था। तो नियोलिथिक एज 7000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक के पीरियड को हम नियोलिथिक पीरियड मान सकते हैं। 7000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक के पीरियड को हम नियोलिथिक एज कंसीडर करते हैं। इस पे हम देखेंगे कि नियोलिथिक में, देखिए, नियोलिथिक एज इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस 2 एजेस। ठीक है, नियोलिथिक एज, पहले जो 2 एज हमने पढ़ा, पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक, उनसे बहुत ही डिफरेंट था। किस रिस्पेक्ट में डिफरेंट था? क्योंकि नियोलिथिक एज में कई सारी डिस्कवरीज हुई। ठीक है, कई सारी डिस्कवरी हुई, कई सारे नई चीजें, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हुआ, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। इसलिए नियोलिथिक पीरियड पहले के प्रीवियस 2 पीरियड से बहुत ही डिफरेंट था। इसीलिए इसे नवपाषाण युग कहा जाता है, नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इसमें नए टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है, नए चीजों का इस्तेमाल किया गया, नए टूल्स का इस्तेमाल किया गया, साथ ही साथ नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट हुई, जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, इन्वेंशन ऑफ व्हील एज वेल एज मेकिंग ऑफ पॉट। तो ये सारी चीजें नियोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुए। ओके, लेट्स डिस्कस ऑल द थिंग वन बाय वन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नियोलिथिक का मतलब क्या है। नियोलिथिक का, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, नियोलिथिक का मतलब है नवपाषाण युग। यस, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ह्यूमन लाइफ के बारे में देखते हैं कि नियोलिथिक में ह्यूमन का लाइफ कैसा था। ठीक है, मानव की जिंदगी कैसी थी, उनका रहन सहन कैसा था, वे ऑफ लाइफ क्या था, उनकी फूड हैबिट्स क्या थी, क्या वो अभी तक सिर्फ कंज्यूमर थे या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नियोलिथिक ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ कैसा था? तो अगर ह्यूमन लाइफ की बात करें तो चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफ नियोलिथिक एज, चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफ नियोलिथिक एज वाज क्रॉप कल्टीवेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या था इस एज का? कि क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक, the chief characteristic of human life of neolithic period was a starting of crop cultivation, इसका मतलब फसलों को उगाना मानव ने सीख लिया था, मानव ने फसलों को उगाना स्टार्ट कर दिया था, और इसी को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, इसी को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, यानी कृषि की शुरुआत लगभग हो चुकी थी। और अगर हम स्पेसिफिक उस टाइम की बात करें जब कृषि स्टार्ट हुआ, वैसे तो अगर हम देखें तो कृषि नियोलिथिक पीरियड में ही स्टार्ट हुआ, बट स्पेसिफिक टाइम की बात करें अगर,
तो वो 8000 बीसी में स्टार्ट हुआ है। कृषि कब स्टार्ट हुआ? लगभग 8000 बीसी में एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया। 8000 बीसी में एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, एग्रीकल्चर स्टार्ट होने के पीछे की कहानी को हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट हुआ। तो अब आप जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत अच्छे से ये मेंशन है कि जब ये हंटर्स और गैदरर्स थे, जब ये हंटिंग और गैदरिंग से अपना फूड कलेक्ट करते थे, यानी फूड के लिए जब हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंडेंट थे, तो ये इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, तो एक्सीडेंटली क्या हुआ, ये बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स कलेक्ट करके लाए, बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स कलेक्ट। उससे पहले क्या हुआ, हाँ, नियोलिथिक पीरियड से पहले क्या हुआ, हमारे पृथ्वी के इन्वायरमेंट में, हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। नियोलिथिक पीरियड के टाइम पे क्या हुआ, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अर्थ का टेम्परेचर कूल हुआ, मतलब अर्थ थोड़ा ठंडा हुआ। पहले बहुत ज्यादा गर्म था नियोलिथिक पीरियड से, तो नियोलिथिक पीरियड के टाइम पे अर्थ थोड़ा कूल हुआ, मतलब ठंडा हुआ। अब चूंकि अर्थ ठंडा हुआ तो यहाँ पे बहुत सारे नए क्रॉप्स, नए फसल अपने आप नेचुरली उगने लगे। ठीक है, नियोलिथिक टाइम पे क्या हुआ, अर्थ थोड़ा ठंडा हुआ, तो अर्थ के ठंडा होने के कारण बहुत सारे नए क्रॉप्स नेचुरली कल्टीवेट होने लगे, मतलब अपने आप उगने लगे। और साथ ही साथ ग्रास के मैदान होते, घास के जो मैदान होते हैं, उनकी भी संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, क्योंकि आप अगर देखें तो जो ग्रास लैंड होते हैं, यानी घास के मैदान होते हैं, वो जनरली कहां मिलते हैं, वो जनरली टेम्परेट रीजन में मिलते हैं, यानी ठंडे प्रदेशों में मिलते हैं। अगर आप ज्योग्राफी का आपको नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि ग्रासलैंड जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरा टेम्परेट ग्रासलैंड। तो जनरली जो ग्रासलैंड हमें मिलते हैं वो जनरली ठंडे प्रदेशों में ज्यादा मिलते हैं। तो अर्थ जब थोड़ा ठंडा हुआ तो यहाँ का क्लाइमेट चेंज हुआ, और क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारे नए क्रॉप्स ग्रो होना स्टार्ट हो गए नेचुरली, और घास के मैदानों की भी संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण इवेंट थे जिसके कारण एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। अब जो नए क्रॉप डेवलप हुए, जो नए क्रॉप ग्रो हुए, ठीक है, जो नए क्रॉप ग्रो हुए नेचुरली, उसमें बहुत सारे ऐसे क्रॉप थे जो जिनमें ग्रेन होता था, जिनमें दाना होता था। ठीक है, जैसे व्हीट, राइस, ऐसे बहुत सारे नेचुरली क्रॉप्स ग्रो होने लगे जिनमें ग्रेन्स होते थे, दाना होते थे। तो चूंकि जो नियोलिथिक से पहले जो मानव थे वो कैसे थे, गैदरर्स थे। वो उनका काम क्या था, गैदर करना, इकट्ठा करना। तो एक्सीडेंटली वो क्या किए, बहुत सारे ग्रेन्स को इकट्ठा किए। ठीक है, बहुत सारे ग्रेन्स को इकट्ठा किए, इकट्ठा करने लगे। और जब उन्होंने एक्सीडेंटली क्या हुआ, जब उस ग्रेन्स को कहीं पे उन्होंने छिड़क दिया या फेंक दिया, तो वहां फिर से नए क्रॉप उग आए। ठीक है, तो जब नियोलिथिक मैन ने ये ऑब्जर्व किया कि इस ग्रेन से नए क्रॉप्स आ सकते हैं, तो उन्हें लगा कि अगर हम इस ग्रेन्स को जमीन पे फेंकते हैं तो इससे क्या होगा, नए क्रॉप्स उगेंगे। इस तरह से उन्हें एग्रीकल्चर का बेसिक नॉलेज हुआ। ठीक है, एक्सीडेंटली उन्हें एग्रीकल्चर का बेसिक नॉलेज हुआ, और ये कब हुआ, 800 बीसी में। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करने लगे, ग्रेन्स को उगाने लगे शुरुआत में, और वो बहुत रॉ तरीके से उगाते थे ग्रेन्स को, बहुत रॉ तरीके से। उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं पता था, उन्हें टेक्निक्स के बारे में कुछ नहीं पता था, बस वो ग्रेन्स को छिड़क देते थे और क्रॉप्स उग जाते थे। तो इस तरह से अब वो अब वो क्या करने लगे, धीरे धीरे ग्रेन्स पे डिपेंडेंट होने लगे, धीरे धीरे अपने भोजन के लिए ग्रेन्स पे डिपेंडेंट होने लगे। और क्या हुआ, देखिए, जब उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया
कि जब मैं ग्रेन्स को जमीन पे फेंकता हूं या गाड़ देता हूं, धीरे धीरे वो ग्रेन्स को जमीन के अंदर भी गाड़ने लगे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फसल आने में, क्रॉप्स को डेवलप होने में, क्रॉप्स को मेच्योर होने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, किसी भी क्रॉप्स को मेच्योर होने में कम से कम 6 मंथ का टाइम लगेगा। तो उन्होंने देखा कि इस क्रॉप को ग्रो होने में 6 महीने का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो शुरुआत में वो उस चीज को ऑब्जर्व करने लगे। मैंने बताया था कि नियोलिथिक एज से पहले मैंस कैसे थे, हंटर्स एंड गैदरर्स और वैंडरर्स थे। वैंडरर मतलब इधर उधर घूमते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि क्रॉप को मेच्योर होने में यानी पकने में 6 महीने का टाइम लगता है, यानी उन्हें 6 महीने तक वहां रुकना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो क्रॉप जब पक जाए तो उसे इस्तेमाल कर सके। तो धीरे धीरे वो क्या करने लगे, एक जगह पे 6 महीने 7 महीने रहने लगे, ताकि वो क्रॉप को सही से ग्रो कर सके और उसका यूटिलाइज कर सके। और इस तरह से वो वैंडरर से एक सेटलमेंट का निर्माण हुआ। मतलब एग्रीकल्चर के आने के कारण जो नियोलिथिक मेन थे, जो पहले घूमा करते थे इन सर्च ऑफ फूड, वो क्या करने लगे, एक जगह पे कुछ महीनों तक रहने लगे, ताकि वो क्रॉप्स को उगा सके और उसका इस्तेमाल कर सके। तो इस तरह से सेटलमेंट का निर्माण हुआ। सेटलमेंट मतलब बस्ती, बस्तियों का निर्माण इस तरह से हुआ, क्योंकि वहां पे जो नियोलिथिक मेन थे वहां पे क्रॉप उगाते थे और कुछ समय के लिए वहां पे रहते थे। ठीक है, तो इस एग्रीकल्चर के आने से, एग्रीकल्चर के डिस्कवरी से सेटलमेंट का निर्माण हुआ, विलेज का निर्माण हुआ। और आपको पता है कि पहला विलेज किससे मिला? पहला विलेज हमें, पहले विलेज का एविडेंस हमें मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़, पहले का एविडेंस हमें मेहरगढ़ से मिलता है। ओके, तो इस तरह से मेहरगढ़, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। ओके, जो अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान में है मेहरगढ़, ये एक नियोलिथिक साइट था जहां से फर्स्ट सेटलमेंट का हमें एविडेंस मिला है। अब देखिए, ये तो हुई बात कि कैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ और एग्रीकल्चर के कारण कैसे सेटलमेंट बना, विलेज का कंसेप्ट आया। उसके बाद क्या हुआ, अब इस ग्रेन्स को वो ज्यादा उगाने लगे, मतलब जितना यूज करते थे उससे ज्यादा ही उगाने लगे ग्रेन्स को। यानी अब उन्हें इस ग्रेन्स को स्टोर करने की जरूरत पड़ी। अब इस ग्रेन्स को, जो एक्स्ट्रा ग्रेन्स थे, उसे स्टोर करने की जरूरत पड़ी। और इसी समय क्या हुआ, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई व्हील की। ठीक है, चक्के की। चक्के की डिस्कवरी हुई इसी टाइम में, नियोलिथिक टाइम में ही चक्के की डिस्कवरी हुई, व्हील की डिस्कवरी हुई। और उस व्हील से वो लोग पॉट का निर्माण करना सीख गए। उस व्हील से ये लोग पॉट का निर्माण करना सीख गए। आप कुम्हार के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो कुम्हार जो पॉट बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो व्हील से बनाता है, मतलब चक्के से बनाता है। उसको कहा जाता है पॉटर्स व्हील। उसको कहा जाता है पॉटर्स व्हील, पॉटर्स व्हील। ठीक है, तो चक्के का आविष्कार जब हुआ तो इससे पॉट बनाना बहुत ही आसान हो गया। और उस पॉट का इस्तेमाल वो लोग कहां पे करते थे, वो या तो खाना को पकाने में करते थे या तो फिर अनाज को स्टोर करने के लिए करते थे। और उस ग्रेन्स का इस्तेमाल वो खाना बनाने के साथ साथ नए क्रॉप को उगाने के लिए भी करने लगे। मतलब ग्रेन्स को स्टोर करके रखे, तो कुछ ग्रेन्स को वो इस्तेमाल करते थे खाने के रूप में, और कुछ ग्रेन्स को बाद में उसको उगाते थे उसी ग्रेन से। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ, ग्रासलैंड का, बहुत सारे ग्रासलैंड का निर्माण हुआ इस पीरियड में। तो ग्रासलैंड आने के कारण, ग्रासलैंड आने के कारण उनके पास पर्याप्त मात्रा में चारा मिलने लगा। उनके एनिमल्स के लिए पर्याप्त मात्रा में उनके पास चारा की उपलब्धि होने लगी, चारा उपलब्ध होने लगे, क्योंकि ग्रासलैंड बहुत ज्यादा थे। और शुरुआत में जो एनिमल्स इन्होंने टेम किया था, मतलब पाला था, पालने की प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई थी, मेसोलिथिक टाइम में। एनिमल्स को पालने की, डोमेस्टिक बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी मेसोलिथिक में। लेकिन उस समय इनके पास चारा, मतलब चारे के लिए, पैस्चर्स के लिए लैंड नहीं थे। मतलब इन्हें पता नहीं था कि इसे चारा कैसे खिलाना है। जब ग्रासलैंड का निर्माण हुआ तो मैक्सिमम एनिमल्स कैसे थे,
जो वेजिटेरियंस थे, मैक्सिमम एनिमल्स जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे वो कैसे थे, वो घास खाते थे, चारा खाते थे। तो चूंकि ग्रासलैंड का निर्माण से इनके पास बहुत सारा चारों की उपलब्धि हो गई, उपलब्ध होने लगे, और इसके कारण जो न्यूलिथिक मैन है वो एनिमल्स को बड़े लेवल पे उसका पालन करने लगे, और जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, यानी पशुपालन कहते हैं। मतलब ग्रासलैंड के उपलब्ध होने के कारण एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोशन मिला, और ये प्रोफेशनल वे में एनिमल हस्बेंड्री को करने लगे, ठीक है। और उससे वो मिल्क और दूसरे प्रोडक्ट बनाते थे, और उससे वो उसे खाने लगे। यानी पहले वो जो सिर्फ मीट खाते थे या फिर रॉ मीट खाते थे, अब इनकी फूड हैबिट बदलने लगी, ठीक है। अब वो अनाजों पे ज्यादा डिपेंडेंट होने लगे, साथ ही साथ जो मिल्क प्रोडक्ट है या फिर दूसरे जो जानवरों से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उस पे अब इनकी फूड हैबिट चेंज हो गई, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड? एनी इश्यू? स्लो? ओके, ठीक है। तो वी वेर डिस्कसिंग हाउ एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड इन नियोलिथिक एज, ठीक है। वी वेर डिस्कसिंग हाउ एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड इन नियोलिथिक पीरियड, ओके। अब देखिए कौन कौन से क्रॉप उगाते थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। नियोलिथिक टाइम में कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते थे, ठीक है। तो मेजर क्रॉप्स क्या था? मेजर क्रॉप्स क्या क्या था? wheat, barley, यस, paddy. ओके। wheat, barley, paddy, millets, and various types क्या होता है? various types of vegetables. Paddy क्या होता है? Paddy and millets. Paddy means धान। और millets मतलब? बाजरा, ज्वार बाजरा, मोटा अनाज, अच्छा, हाँ। मोटा अनाज, and various types of vegetables, ठीक है। और डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स, मतलब मांसाहारी से शाकाहारी की तरफ ये शिफ्ट होने लगे, ठीक है। इनकी फूड हैबिट्स, क्योंकि अब आराम से ये क्रॉप्स उगा सकते थे, आराम से वेजिटेबल्स इन्हें मिल रहा था, एनिमल प्रोडक्ट मिल रहा था, तो ये इनकी जो फूड हैबिट थी वो नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन की तरफ शिफ्ट होने लगी, ओके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए वो है कि the oldest evidence of wheat and barley cultivation was found from Mehergarh, okay। the oldest evidence of wheat and barley cultivation was found from मेहरगढ़ कहाँ है? अभी प्रेजेंट जो मेहरगढ़ साइट कहाँ है प्रेजेंटली मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान प्रोविंस इन पाकिस्तान, ओके। अब देखिए ये जो और कहाँ से मिला था हमें? बोलान डिस्ट्रिक्ट में है,
पैडी का कहां से मिला था? ये व्हीट एंड बार्ली का सबसे मतलब पुराना एविडेंस हमें मेहरगढ़ से मिला था, लेकिन पैडी का कहां पे से मिला था? पैडी कल्टीवेशन का अर्लीस्ट एविडेंस कहां से मिला था? यानी सबसे पहले पैडी कहां पे कल्टीवेट होता था, इसका एविडेंस हमें कहां से मिला है? हाँ, कुलडीहवा। ये इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि यूपी में, ठीक है। कुलडीहवा उत्तर प्रदेश। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके पीटी एग्जामिनेशन में फैक्ट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट है वो है among the domesticated animals by Neolithic man, the main animals were, यानी नियोलिथिक मैन के द्वारा जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया वो कौन कौन थे? डॉग, sheep, goat, horse. यस, इंपॉर्टेंट एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड बाय नियोलिथिक मैन कौन कौन थे? डॉग जो कि मेसोलिथिक में भी था, डॉग, शीप, गोट, हॉर्स। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। ओके, वही बोल रहे थे, बता रहे थे, जो कि मेसोलिथिक में भी था। हाँ, डॉग, शीप, गोट एंड हॉर्स। तो ये हॉर्स इंपॉर्टेंट है, यानी हॉर्स प्रेजेंट थे नियोलिथिक टाइम में, लेकिन हड़प्पा से हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है हॉर्स का, लेकिन नियोलिथिक टाइम में हॉर्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था, ये एविडेंस है। ओके, तो यहां पे अगर मेन ऑक्यूपेशन देखें, यहां पे नियोलिथिक पीपल्स का मेन ऑक्यूपेशन देखें तो क्या क्या होगा? मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? मेन ऑक्यूपेशन होगा एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, राइट, पॉटरी, फिशरीज, यानी मतलब मछली पकड़ना भी ये स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। पॉन्ड से या मतलब नदियों से मछली पकड़ना ये स्टार्ट कर चुके थे। फिशरीज, पॉटरी, मैंने आपको बताया था कि पॉटरी का आविष्कार कैसे हुआ, और पॉटरी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, पॉटरी। ओके, और इससे क्या हुआ, ये नए ऑक्यूपेशन आने के कारण जो वे ऑफ लिविंग था नियोलिथिक मैन का वो टोटली चेंज हो चुका था, ठीक है। साथ ही साथ क्या हुआ था कि वो अब क्लॉथेज भी, जैसे क्लॉथेज, तो मैंने बताया कि इस एज में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, यानी इसी एज में कॉटन का भी कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। कॉटन का भी कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुका था। तो क्लॉथेज में देखते हैं कि क्लॉथेज में किस टाइप के क्लॉथ पहनते थे वो लोग, क्लॉथेज। तो क्लॉथेज में कल्टीवेशन ऑफ कॉटन वाज स्टार्टेड इन दिस पीरियड, यानी कॉटन का कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुका था। इसका मतलब कॉटन से हम थ्रेड तैयार करना स्टार्ट कर चुके थे, और उस थ्रेड से हम लोग कपड़ा बुनना स्टार्ट कर चुके थे। यानी नियोलिथिक मैन क्या करते थे, कॉटन को उगाना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, कॉटन से थ्रेड बनाते थे और थ्रेड से वो क्लॉथ तैयार करते थे। हाँ, मतलब मीन्स कि दे लर्न अबाउट द क्लॉथेज। ओके,
अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, The oldest evidence of cotton in the world. हाँ, the oldest evidence of cotton in the world was found from मेहरगढ़, यानी मेहरगढ़ से हमें कॉटन का सबसे पुराना एविडेंस मिलता है। यानी मेहरगढ़ को हम क्या मान सकते हैं? जहाँ पे लोग रहते थे। मेहरगढ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ नियोलिथिक पीपल, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट जहां से बहुत सारी चीजों का एविडेंस मिला है। यानी सबसे पुराना एविडेंस नियोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक कल्चर के बारे में हमें मेहरगढ़ से मिला है, चाहे वो सेटलमेंट का हो, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट कॉटन का हो, ठीक है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री का हो। मेहरगढ़ ओके। क्लॉथेज के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हाउसेस, यानी उनके घर के निर्माण में क्या चेंजेज आया था। ठीक है, हमने पढ़ा यहाँ पे कि नए ऑक्यूपेशन उन्होंने अपनाया और उस नए ऑक्यूपेशन के कारण उनका लिविंग स्टैंडर्ड बदला, एक तरह से बोल सकते हैं इम्प्रूव हुआ, पहले से इम्प्रूव हुआ। पहले वो पत्तों या फिर एनिमल स्किन के कपड़े पहनते थे, लेकिन अब वो कॉटन से बना हुआ कपड़ा पहनने लगे। उनकी फूड हैबिट्स में भी कई बदलाव आए, तो इससे उनके घर के निर्माण में भी कई चेंजेस आए। यानी जो उनका हाउस का डिज़ाइन या फिर जो मटेरियल वो यूज करने लगे या फिर जो डिज़ाइन यूज करने लगे उसमें भी बदलाव आया। तो हाउसेस में क्या बदलाव आया? ठीक है, नाउ दे स्टार्टेड टू लिव इन हट्स। इससे पहले जो मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीपल थे वो कहाँ रहते थे? जनरली केव्स में। ठीक है, नाउ दे स्टार्टेड टू लिव इन हट्स। नाउ दे स्टार्टेड टू लिव इन हट्स, यानी झोपड़े में रहना स्टार्ट करने लगे। और इन हट्स का निर्माण किससे हुआ था? बम्बूज एंड ग्रासेस से, बम्बूज एंड क्ले से। These huts were made up of bamboos and clay मतलब मिट्टी। ठीक है, जैसे आप गांव में जाएंगे तो आपको अभी भी ऐसे घर मिलेंगे जो कि बम्बूज और मिट्टी से बने हुए होते हैं। यानी उस समय नियोलिथिक टाइम में, यानी 7000 BC में ही ये हट्स का निर्माण स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये बहुत बड़ा ही बदलाव था कि अब वो सेटल्ड हो चुके थे, एक विलेज के रूप में रहते थे, सेटलमेंट के रूप में रहने लगे। और साथ ही साथ उन्होंने अपने घरों को हट्स के मतलब बांस और क्ले से बनाया। ठीक है, देखिए इन कश्मीर एंड एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द हाउसेस ऑफ नियोलिथिक मैन कि कश्मीर और पंजाब में, कश्मीर एंड पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान में स्थित जो पंजाब है वहां पे और कश्मीर में जो नियोलिथिक मैन है वो पिट्स में रहते थे। पिट्स मतलब गड्ढा करके और उसमें रहते थे, मतलब गड्ढा बनाते थे जमीन में और उसके अंदर वो रहते थे, ड्वेलिंग करते थे। ठीक है, वो स्टोर के भी काम में गड्ढा बना के करते थे ना। हाँ, ग्रेन्स को छुपाने के लिए भी, ग्रेन्स को रखने के लिए भी वो गड्ढा बना के उसमें रखते थे। ठीक है, इन कश्मीर एंड पंजाब विच इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान। हाँ,
व्हाट यू वांट टू आस्क? नहीं वही बोले, गड्ढा में जो घर मतलब कि अनाज भी रखते थे गड्ढा में। हाँ, अनाज के लिए भी बनाते थे और बाद में नियोलिथिक टाइम में, मतलब बाद में वो उसमें रहने भी लगे, खासकर दो जगहों पे, कश्मीर में और पंजाब में, जो कि पाकिस्तान में स्थित है पंजाब, तो वहां पे वो पिट्स में रहते थे। ठीक है, इन कश्मीर एंड पंजाब दे यूज टू लिव इन पिट्स। ठीक है, पिट्स मतलब जमीन में गड्ढा करके उसमें वो ड्वेलिंग करते थे। इसी को कहा जाता है पिट ड्वेलिंग, इसी को कहा जाता है पिट ड्वेलिंग। ठीक है, हाँ, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है बीपीएससी के प्री एग्जामिनेशन में कि पिट ड्वेलिंग इनमें से किन जगहों पे होता था, तो दो जगहों पे पिट ड्वेलिंग होता था, कश्मीर में और पंजाब में। अब देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो पिट ड्वेलिंग का एविडेंस हमें कहां से मिला है, पिट ड्वेलिंग का एविडेंस हमें कहां से मिला है, तो वी गेट एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग, वी गेट एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग फ्रॉम बुर्ज होम। कहां से मिला है? बुर्ज होम। बुर्ज होम बुर्ज होम इन कश्मीर, बुर्ज होम इन कश्मीर। ठीक है, एंड गुफकराल, गुफकराल इट इज ऑल्सो इन कश्मीर, गुफकराल, गुफकराल इट इज ऑल्सो इन कश्मीर। तो कश्मीर से दो जगहों से हमें एविडेंस मिला है पिट ड्वेलिंग का, बुर्ज होम से और गुफकराल से। ठीक है, साथ ही साथ एक और जगह से मिला है, कहां से? सराई खोला से, सराई खोला जो कि पंजाब में है, जो पाकिस्तान में लाई करता है। थर्ड कहां से मिला है? सराई खोला। सराई खोला पंजाब, यहां से हमें पिट ड्वेलिंग के एविडेंस मिले हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात करते हैं पॉटरी की, कि पॉटरी कैसा था, कैसे पॉट्स वो बनाते थे। ठीक है, कैसे पॉट्स किस तरह के पॉट्स का निर्माण करते थे, उसके बारे में हम यहां पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है पॉटरी। तो पॉटरी कैसे बना? 4000 बीसी में, 4000 बीसी में पॉटर्स विल, या फिर इसी को हम विल बोलते हैं, विल मतलब चक्का, चक्के का आविष्कार हुआ 4000 बीसी में। इन 4000 बीसी पॉटर्स व्हील्स या व्हील वाज इन्वेंटेड। ठीक है, 4000 बीसी में व्हील का आविष्कार हुआ, और इसके बाद पॉट्स का निर्माण स्टार्ट हुआ, पॉट्स का निर्माण स्टार्ट हुआ। और कैसा पेंटिंग होता था इनमें? ठीक है, तो पॉट्स का निर्माण हुआ। आफ्टर दैट मेकिंग ऑफ पॉट्स started, मेकिंग ऑफ पॉट्स स्टार्टेड। ओके, और बाद
बाद के टाइम में मतलब लेटर नियोलिथिक पीरियड में पॉटर्स पे डिजाइन करना स्टार्ट किया गया। शुरुआत में ये कैसा होता था, ये बहुत ही रॉ होता था, मतलब मिट्टी का बना हुआ होता था, इस पे कोई डिजाइन नहीं होता था, लेकिन बाद में इस पे डिजाइन भी होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है बोरियल प्रोसेस। ठीक है, बरियल प्रोसेस। बरियल प्रोसेस मतलब दफनाने की प्रक्रिया, बरियल प्रोसेस। ठीक है, दफनाने की प्रक्रिया मतलब कैसे दफनाते थे वो लोग, तो एक खास टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था दफनाने के लिए। ठीक है, तो बरियल प्रोसेस में हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। मतलब नॉर्थ इंडिया में अलग प्रोसेस यूज होता था दफनाने के लिए नियोलिथिक टाइम में, और साउथ इंडिया में अलग प्रोसेस यूज किया जाता था। नॉर्थ इंडिया में दो तरह के प्रोसेस यूज होते थे। नॉर्थ इंडिया में दो तरह के प्रोसेस यूज होते थे। कौन कौन? कंप्लीट एंड पार्शियल। कंप्लीट एंड पार्शियल। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में जो बरियल प्रोसेस यूज होता था, दफनाने की जो प्रक्रिया यूज होती थी, उसमें दो तरह की प्रक्रियाएं थी, एक कंप्लीट एंड पार्शियल। कंप्लीट में क्या होता था, कंप्लीट में पूरे बॉडी को, ठीक है, पूरे बॉडी को जमीन में गड्ढा खोद के उसको दफना दिया जाता था। ठीक है, और पार्शियल में क्या होता था, बॉडी के कुछ पार्ट्स को ही दफनाया जाता था। ठीक है, पार्शियल में क्या होता था, बॉडी के कुछ पार्ट को या सिलेक्टेड बोन्स को, ठीक है, कुछ सिलेक्टेड हड्डियों को दफनाया जाता था। समझ में आया कंप्लीट और पार्शियल में डिफरेंट? कंप्लीट में पूरे बॉडी को दफनाया जाता था, पार्शियल में कुछ बोन्स को, कुछ सिलेक्टेड बोन्स को दफनाया जाता था। ठीक है, अंडरस्टूड? नॉर्थ इंडिया में एक और प्रचलन था, नॉर्थ इंडिया में एक और प्रचलन था कि मास्टर के बॉडी के साथ साथ, यानी कोई मालिक है जिसने किसी एनिमल्स को पालतू बनाया है, तो उसके मास्टर्स के बॉडी के साथ साथ उसके पालतू जानवर्स को भी उसमें दफनाया जाता था। ठीक है, पेट एनिमल्स को भी दफनाया जाता था। और इसका एविडेंस हमें मेहरगढ़ और गुफकराल से मिलता है। इसका एविडेंस हमें मेहरगढ़ और गुफकराल से मिलता है। यानी मास्टर्स के साथ साथ, यानी जो स्वामी होता था उसके साथ साथ उसके पेट एनिमल्स को भी दफनाया जाता था। और इसका एविडेंस हमें कहां से मिलता है, गुफकराल और मेहरगढ़ से मिलता है। गुफकराल से क्या मिलता है कि डॉग को यानी कुत्ते को, देखिए फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल डॉग था, तो डॉग को उसके स्वामी के साथ दफनाया जाता था। ये हमें एविडेंस कहां से मिलता है, गुफकराल से। ठीक है, तो कंप्लीट में क्या होता था, होल बॉडी को दफनाया जाता था। इसमें पार्शियल में क्या होता था, सिलेक्टेड बोन्स को दफनाया जाता था। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया में क्या प्रचलन था, नॉर्थ इंडिया में एक और प्रचलन था कि जो मरता था उसके साथ पेट एनिमल्स, यस, पेट एनिमल्स लाइक डॉग, गोट, कैटल्स were also buried with their masters। ठीक है, और इसका हमें एविडेंस कहां से मिलता है, तो नॉर्थ इंडिया में हमें एविडेंस मिलता है गुफकराल से। गुफकराल जो मैंने अभी बताया कि गुफकराल कहां है, कश्मीर में। तो गुफकराल से हमें एविडेंस मिला है कि डॉग को उसके मास्टर्स के साथ दफनाया जाता था, यानी कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाया जाता था। और मेहरगढ़ से हमें क्या मिला है, मेहरगढ़ से मिला है हमें कि गोट को
उसके मास्टर के साथ दफनाया जाता था, बॉडी के साथ दफनाया जाता था। अब डोमेस्टिक एनिमल्स को क्यों दफनाया जाता था मास्टर के साथ, इसके पीछे क्या कारण था? तो नॉर्थ इंडिया में बिलीव था, नॉर्थ इंडिया में ये मानते थे वो लोग, ये मान्यता थी कि लाइफ के बाद भी, डेथ के बाद भी कोई एक लाइफ होता है, मतलब डेथ के बाद भी कोई जीवन है, और उस जीवन में उस व्यक्ति को जो मरा है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ को खाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए डोमेस्टिक एनिमल्स को मास्टर्स के साथ दफनाया जाता था, ताकि जो दूसरी दुनिया हो, मतलब डेथ के बाद जो दुनिया हो, जीवन हो, उसमें उसको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? These animals were placed to eat by dead person in the next world. These animals were placed to eat by the dead person in the next world, यानी दूसरी दुनिया में वो उसे खा सके, ठीक है, भोजन के रूप में। तो इसलिए इनको उनके मास्टर के साथ दफनाया जाता था। अब हम साउथ इंडिया की बात करें कि नियोलिथिक टाइम में साउथ इंडिया में किस तरह के बरियल प्रैक्टिसेस थे। तो साउथ इंडिया में भी दो तरह का था, साउथ इंडिया में भी दो तरह के प्रैक्टिसेस थे, एक कंप्लीट एंड दूसरा पार्शियल, एक कंप्लीट और दूसरा पार्शियल। यहां भी इसी टाइप से था कि पूरे बॉडी को दफनाया जाता था और पार्शियल में कुछ चीजों को दफनाया जाता था। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट में दो तरह की चीजें होती थी। जो ओल्ड एज के लोग होते थे, जो ओल्ड एज के लोग होते थे उन्हें डायरेक्टली दफना दिया जाता था, लेकिन जो बच्चे होते थे, जो मृत हो जाते थे बच्चे, उन्हें किसी पॉट में, किसी बर्तन में रखकर उसे दफनाया जाता था। राइट, ठीक है। मतलब ठीक है, समझ में आया? पॉट्स मतलब बर्तन में उसके मृत शरीर के, मतलब जो बच्चे होते थे उसके मृत शरीर को बर्तन में रख के दफनाया जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओल्ड एज और चाइल्ड के लिए अलग अलग प्रोसेस था। ठीक है, साउथ इंडिया में। अब साउथ इंडिया में बॉडी के साथ साथ कुछ क्या दफनाया जाता था, कुछ टूल्स को, कुछ इम्प्लीमेंट्स को, ठीक है, उनके द्वारा यूज किए हुए बर्तनों को, जानवरों को, ये बहुत सारी चीज़ों को दफनाया जाता था। यहाँ भी वही मान्यता थी कि जो डेड पर्सन है दूसरी दुनिया में इस सामान को यूज कर पाएगा, ठीक है, उसे इन सामान की जरूरत पड़ेगी और इसे यूज कर सकता है। तो नॉर्थ इंडिया में हमें जो एविडेंस मिला है सिर्फ पेट एनिमल्स का, लेकिन साउथ इंडिया में जो हमें एविडेंस मिला है वहाँ पे टूल्स को, औजार को, इम्प्लीमेंट्स को, ये सारी चीज़ों को भी दफनाया जाता था। अंडरस्टूड? एनी डाउट? ओके। अब यहां हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंट्स, कैसे इम्प्लीमेंट यूज होते थे नियोलिथिक टाइम में। जो औजार यूज होते थे, जो टूल्स यूज होते थे, वो उनका क्या फीचर्स था। ठीक है, तो नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स, तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे पीरियड चेंज होता गया, इम्प्लीमेंट्स कैसे होते गए, छोटे होते चले गए। इम्प्लीमेंट्स यानी टूल्स छोटे होते चले गए, और साथ ही साथ वो रॉ से फाइन होते चले गए। यानी टूल्स इन नियोलिथिक टाइम वाज मोर फाइनर देन द मेसोलिथिक टाइम। ज़्यादा फाइन होते चले, ज़्यादा शार्प होते चले गए और छोटे होते चले गए। ठीक है, तो नियोलिथिक टाइम में नियोलिथिक टाइम में कौन कौन से इंप्लीमेंट्स यूज होते थे। तो नियोलिथिक टाइम में जो इंप्लीमेंट्स यूज होता था उसमें पेग्ड, कार्ट, हैचर, ठीक है, चीजेल, पेस्टल,
एरोहेड और सॉ। सॉ का मतलब क्या होता है? सॉ, SAW, आरी होता है, आरी। यानी अब आरी का भी इस्तेमाल वो करने लगे थे लकड़ियों को काटने के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें क्या हुआ था, हाउसेस जो बम्बूज के बनाए जाने लगे। अब लकड़ियों को काटने के लिए, बम्बू को काटने के लिए आरी, सॉ का भी इस्तेमाल करने लगे वो। चिजेल क्या होता है? चिजेल मीन्स कि बहुत सारे नए इंप्लीमेंट्स, नए टूल्स का इस्तेमाल करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि इसमें नए इकोनॉमिक एक्टिविटीज आई। अब जैसे एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर के लिए उन्हें बहुत सारे औजार की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने नए तरह के औजार डेवलप किए। ठीक है, और ये औजार कैसे होते थे? बहुत ही छोटे होते थे, सोफिस्टिकेटेड होते थे और फाइनर देन द प्रीवियस वन, यानी पहले से ज्यादा फाइन होते थे, ज्यादा शार्प होते थे। ठीक है, तो कौन कौन से औजार यूज किया इन्होंने? कार्ट, हैचर, चिजेल, पॉटर, पेस्टल, एरोहेड। एरोहेड का इस्तेमाल मेसोलिथिक में भी हुआ था। सॉ मतलब आरी। ओके, अब हम साइट्स की बात करेंगे। साइट्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से नियोलिथिक साइट्स थे। कौन कौन से नियोलिथिक साइट्स थे। इंपॉर्टेंट साइट्स को देखेंगे। मैंने पहले ही मतलब डिस्कशन के दौरान ही कुछ साइट्स का नाम आपको बता दिया है। ठीक है, जैसे मेहरगढ़, बुर्जहोम, गुफकराल, सराय खुला, ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहां से हमें एविडेंस मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से साइट्स हैं। पाकिस्तान में कौन कौन से साइट्स हैं? तो पाकिस्तान में कौन कौन से साइट हैं, जिसमें मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि बालूचिस्तान में है। ठीक है, बालूचिस्तान में मेहरगढ़। और क्या है? राना घुंडई। राना घुंडई ये इंपॉर्टेंट है, राना घुंडई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, राना घुंडई। यहां पर से हमें हैंडमेड पोट्री मिला है, हैंडमेड पोट्री मिला है, बोन्स ऑफ एनिमल्स मिले हैं। ठीक है, हैंडमेड, यहां से हमें हैंडमेड पोट्री मिला है। राना घुंडई से हमें हैंडमेड पोट्री मतलब हाथ से बना हुआ, मतलब इसमें व्हील का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस पॉटरी को बनाने में व्हील का इस्तेमाल नहीं किया गया था, हाथ से ही वो पॉटरी बनाए थे। तो हैंडमेड पॉटरी, राना घुंडई से क्या मिला है? हैंडमेड पॉटरी। और एक और जगह है अंजीरा। अंजीरा से हमें व्हील मेड पॉटरी मिला है। व्हील मेड पॉटरी यानी जो चक्का होता था, पॉटरी व्हील होता था, उससे बना हुआ पॉट मिला है। व्हील मेड पॉटरी यानी पॉटरी मेड बाय व्हील। तो मेहरगढ़ से मैक्सिमम चीजें मेहरगढ़ से मिली है, जो मैंने पहले डिस्कस किया है। राना घुंडई से हैंडमेड पॉटरी मिला है और अंजीरा से व्हील मेड पॉटरी मिला है। ओके, नेक्स्ट है इंडस वैली। सराय खुला। इंडस वैली जो भी पाकिस्तान में ही साइट है, इंडस वैली साइट्स, तो ये भी पाकिस्तान में ही है। इंडस वैली साइट्स यानी जहां पे इंडस वैली डेवलप हुआ था, वहां से हमें नियोलिथिक टाइम का क्या क्या मिला है। तो इंडस वैली जो साइट्स था, वहां से हमें क्या कौन कौन से साइट्स है वहां पे नियोलिथिक साइट्स। तो इंपॉर्टेंट है सराय खोला। मैंने बताया था आपको कि सराय खोला से क्या मिला था? पिट ड्वेलिंग। सराय खोला कहाँ है? पाकिस्तान में, और यहां से पिट ड्वेलिंग मिला था हमें।
पिट ड्वेलिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कश्मीर। कश्मीर में कौन कौन से साइट्स हैं, मैंने पहले ही डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट साइट, बुर्जहोम और गुफकराल। ये इंपॉर्टेंट दो साइट्स हैं कश्मीर में, बुर्जहोम और गुफकराल। तीसरा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट साइट नहीं है। हाँ, यूपी में लिखते हैं, यूपी। उत्तर प्रदेश में, यूपी में कुलडीहवा, मैंने बताया था आपको कुलडीहवा, ठीक है, कुलडीहवा। और दूसरा इंपॉर्टेंट साइट है, कुलडीहवा से क्या मिला था हमें, पैडी ग्रेन्स, रिमेन्स ऑफ पैडी ग्रेन्स। कुलडीहवा से क्या मिला था, रिमेन्स ऑफ पैडी ग्रेन्स। और बीट और वार्ली कहाँ से मिला था, एविडेंस मेहरगढ़ से। और पैडी का एविडेंस कहाँ से मिला था, कुलडीहवा, जो यूपी में है। और यूपी में दूसरा इंपॉर्टेंट साइट है, दूसरा इंपॉर्टेंट साइट है, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अदर साइट्स आर इंपॉर्टेंट। बिहार में देखते हैं, बिहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है, तो बिहार से रिलेटेड साइट्स आपसे पूछा जा सकता है। ये बिहार स्पेशल वाले में भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चिरान, सबसे इंपॉर्टेंट साइट है चिरान, बिहार में चिरान। बिहार में कहाँ है, क्या है, चिरान, ठीक है। चिरान जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में है, सारण मतलब छपरा में, तो सारण डिस्ट्रिक्ट में है चिरान, ठीक है। यहां से क्या मिला है हमें, हस्क ऑफ पैडी, हस्क ऑफ पैडी, हस्क ऑफ पैडी। हस्क क्या होता है, भूसा, जो भूसा होता है हस्क, वो मिला है हमें चिरान से, ओके। हस्क ऑफ पैडी। और इम्प्लीमेंट्स क्या मिले हैं, स्टोन एंड बोन्स, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स मेड अप ऑफ स्टोन एंड बोन्स, स्टोन एंड बोन्स, यानी पत्थर और हड्डी का बना हुआ औजार मिला है हमें चिरान से। और क्या मिला है, सेटलमेंट भी मिला है हमें, सेटलमेंट भी मिला है, रूरल सेटलमेंट। और क्या मिला है, रूरल सेटलमेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट साइट है बिहार में, और इसी के बारे में ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि चिरान से क्या, तो पूछेगा चिरान मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट साइट है न्यूक्लियर साइट में बिहार में, तो चिरान, और वहां से क्या क्या मिला है, ठीक है। तो रूरल सेटलमेंट भी मिला है, और हैंडमेड पोट्री भी मिला है, हैंडमेड पॉटरी भी मिला है, हैंडमेड पॉटरी भी मिला है। तो ये सारी चीजें मिली हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट साइट यहाँ पे बिहार में हो सकता है, वो है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा जो है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। और इस साइट का नाम क्या है, चेचर कुतुबपुर, चेचर, चेचर भी आप याद कर सकते हैं, चेचर नाम से फेमस है ये चेचर। चेचर साइट्स का नाम है, वो किसमें है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, चेचर। और यहां से हमें क्या मिला है, चेचर से क्या मिला है, एग्रीकल्चर रिमेन्स। हाँ, एग्रीकल्चर, मेनली एग्रीकल्चर रिमेन्स ही हमें मिले हैं। एग्रीकल्चर रिमेन्स सिर्फ लिख सकते हैं आप, मेंस में भी अगर आता है तो आप सिर्फ एग्रीकल्चर रिमेन्स लिख सकते हैं, एग्रीकल्चर रिमेन्स, ठीक है, चेचर से। फिर गया डिस्ट्रिक्ट, गया डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ पे, ठीक है। गया डिस्ट्रिक्ट में भी इंपॉर्टेंट साइट्स है, गया डिस्ट्रिक्ट। गया डिस्ट्रिक्ट से क्या मिला है,
और गया डिस्ट्रिक्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट साइट है? गया डिस्ट्रिक्ट में तारादीह। ये सारे साइट्स के नाम पूछते हैं। तारादीह, तारादीह, ठीक है, तारादीह। यहां से क्या मिला है? यहां से भी एग्रीकल्चर रिमेन्स मिले हैं। फिर नेक्स्ट जो साइट है वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में कौन साइट का नाम क्या है? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में साइट का नाम क्या है? सोनूवार, सेनुवार, सेनुवार, सेनुवार। यहां से क्या मिला हमें? सेनुवार से यहां भी एग्रीकल्चर रिमेन्स। यानी अगर हम चिरांद डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दें तो बिहार के लगभग दूसरे साइड से हमें क्या मिला है? एग्रीकल्चर रिमेन्स। हाँ, तो ये याद रख सकते हैं आप, एग्रीकल्चर रिमेन्स मिला है बिहार से। और कोई इंपॉर्टेंट साइट है हमारे लिए? नहीं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पे लास्ट में, ये आप ध्यान में रखें। देखिए, इंडिया में कुछ ऐसे भी जगह थे जहां पे एक ही टाइम में 3 तरह के कल्चर थे, 3 तरह के बोल सकते हैं एज, मतलब 3 तरह के एज थे, ठीक है। जैसे कि मध्य प्रदेश में नर्मदा वैली था। मध्य प्रदेश में नर्मदा वैली था। मध्य प्रदेश में नर्मदा वैली एंड मध्य प्रदेश में नर्मदा वैली एंड उत्तर प्रदेश में बेलन, बेलन था ना, उत्तर प्रदेश में बोलान या बेलन, ठीक है। यहां पे इन दोनों जगहों पे एक साथ 3 तरह के कल्चर थे। एक साथ 3 तरह के कल्चर थे। कौन कौन थे? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। सॉरी, यहां पे क्या है कि इन दोनों जगहों पे एमपी और यूपी में, यानी एमपी में नर्मदा वैली और यूपी में बेलान रिवर वैली में तीनों स्टेज, यानी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये तीनों एक के बाद एक आए, ठीक है, मतलब कॉन्जुगेटिव वे में आए। और ऐसा जगह नहीं है इंडिया में इन दोनों के अलावा जहां पे तीनों एज देखने को मिला है, ठीक है, समझ में आया? यानी पूरे इंडिया में यही 2 साइट्स हैं जहां पे तीनों पीरियड देखने को मिला है। तीनों पीरियड्स का एविडेंस हमें मिला है, पैलियोलिथिक का भी, मेसोलिथिक का भी और नियोलिथिक का, एक के बाद एक कंजिक्यूटिव वे में हमें ये एविडेंस मिला है कि ये तीनों जो एज थे, तीनों पीरियड इन दोनों रीजन में कंजिक्यूटिव वे में देखने को मिला है। बाकी ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे ये तीनों पीरियड देखने को मिला है। कहीं पे पैलियोलिथिक है तो कहीं पे मेसोलिथिक है, कहीं पे नियोलिथिक है तो वहां पे पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक नहीं देखने को मिला है। सिर्फ ये 2 साइट्स है जहां पे तीनों पीरियड पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एक के बाद एक कंजिक्यूटिव वे में हमें देखने को मिलता है, उनका एविडेंस मिलता है, राइट।